दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। अपनी बांस और सूखी घास से बनी छत को देखकर रुद्र सोच रहा था कि एक ना एक दिन यही बांस की बनी अर्थी पर लेटकर ही वो दूसरी दुनिया को कूच कर जाएगा। एक बांस भर का फासला है जिंदगी और मौत के बीच, शायद। अपनी पीठ के नीचे बिछे टाट में एक जगह पड़े पड़े कुछ चुभन सी महसूस हुई तो रुद्र ने करवट सी ले ली थी। पर सूरज की गर्मी में मजदूरी करते करते तप तप के उसकी काली हो चुकी पीठ पर टाट की पतली रस्सियों के खांचे साफ उभर आए थे। नींद की तलाश में आधी खुली सी उसकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही थी। झोपड़ी में कुछ देर पहले मध्यम सी लौ से जलती लालटेन उसने कुछ देर पहले बुझा दी थी, पर मिट्टी के तेल की बास अभी भी झोपड़ी के कोने कोने में बसी थी। और ये झोपड़ी बसी थी चौधरी प्रताप सिंह की मीलों मील फैली खेती के बीचों बीच, जहां दिन भर मजूरी करने के बाद रुद्र इस दुनिया के पार की बातें सोचता सो जाता था। इतनी बड़ी जमीन के हर हिस्से में चौकीदार रखना शायद किसी के बूते की बात नहीं थी। इसीलिए चौधरी ने अपनी जमीनों में यहाँ वहाँ ऐसी झोपड़ियाँ बनवा रखी थीं जहाँ मजदूर दिन भर काम करने के बाद आराम किया करते थे। ऐसे चौधरी के खेतों की चौकीदारी भी हो जाती थी और मजदूरों को रात बिताने के लिए आसरा मिल जाता था। कुछ झोपड़ियों में मजदूर रुकते थे और कुछ खाली ही रहती थी, पर एक झोपड़ी को देखने भर से मालूम नहीं होता था कि उसके भीतर कोई है या नहीं है। अनजान आदमियों से फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा लगभग न के बराबर ही था। अपने बाप के दूसरी शादी कर लेने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसकी जिंदगी इतनी नर्क कर दी थी कि हर समय वो अपनी माँ की आत्मा से बातें करता रहता था। बात भी क्या थी, अपनी दिवंगत मां की तस्वीर हाथ में ले कुछ अंट संट बकता रहता। वो ये भी नहीं समझ पाता था कि उसकी मां की आत्मा उसे सुन भी पा रही है या नहीं, क्योंकि उसने कभी भी उस तस्वीर से आती कोई आवाज नहीं सुनी थी। हाँ, कभी कभी हल्की नींद में उसे महसूस होता जैसे कोई उसके सर पर धीरे धीरे उंगलियां फेर रहा है, पर वो अनुभव उसकी नींद गहरी होते होते उसी में घुल जाया करता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ बेइज्जती सहने का मादा धीरे धीरे कम होता जाता है। इंसान के बढ़ने के साथ साथ उसकी मैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है, पर एक रिश्ते को मारने के लिए मैं से कहीं ज्यादा कई और चीजें लगती हैं, और इनमें से एक था रुद्र के बाप का उसके लिए पनपता रूखापन। किसी रद्दी के ढेर की तरह गालियों की बौछार से सींचा गया उसका बचपन। बचपन की गालियां उम्र भर किसी पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक की तरह इंसानी वजूद का हिस्सा बन जाती हैं, जिसे कितनी भी देर प्यार के सरोवर में भिगो कर रखा जाए पर उसका अंदरूनी जहर शायद कभी नहीं निकल पाता। और किसी को बीमार करे या ना करे, पर जिस इंसान के साथ ये सब बीता है उसे अंदरूनी तौर पर खोखला कर देता है। एक कड़वाहट सी उसके अंदर हमेशा तैरती रहती है। जहां अपनी खुद की माँ की प्यारी सूरत उसे दुनिया में प्यार ढूंढने को विवश करती थी, वहीं उसकी सौतेली माँ की मनहूस याद उसे किसी से भी जुड़ने से रोक लेती थी। झोपड़ी में पड़ती हल्के चांद की रोशनी में देखो तो रुद्र अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसके बदन से सटकर लेटी उसकी
परछाई। झींगुरों की किर किर मीलों मील के इलाके में अजीब सा स्पंदन पैदा कर रही थी। रात घिराने के बाद दूर दूर तक फैली फसल जब हल्की हल्की हवा से झूमती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई ऐसा संगीत जिसे हमारे इंसानी कान नहीं सुन पा रहे, उस पर हौले हौले हाथ पकड़कर किसी दूसरे लोक के जीव नाच रहे हैं। रात के हर घंटे में पेड़ों का रंग काले से धीरे धीरे सुबह के सवेरे में हरे दिखने वाले रंग की ओर बढ़ रहा था। किसी लाश की तरह आधा कच्ची जमीन और आधा टाट पर बेसुध पड़ा रुद्र अंधेरे में लगभग दिखना बंद हो चुका था। उसके होठों के किनारे से टपकता लार इस बात का सबूत था कि वो बहुत गहरी नींद में सो चुका है। तभी अचानक उस पूरे इलाके में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। झींगुरों का हल्का कंपन और फसल का लहलहाना सब का सब ऐसे रुक गया जैसे कि वहां कोई हरकत कभी थी ही नहीं। 2-4 दर्जन चूड़ियों से भरे 2 खूबसूरत हाथ रुद्र की झोपड़ी का दरवाजा खटखटा रहे थे। तेरे ख्याल में रुकी थमी सी, आज खड़ी तेरे सामने, रात और दिन मिले जहां, बस उन्हीं पलों को थामने। ये गाना सा गुनगुनाते हुए उसने धीरे धीरे रुद्र की झोपड़ी में प्रवेश किया। कुछ देर पहले उसके कंधे पर झूलता काला आंचल बिना किसी हवा के झोंके के भी लहराता हुआ अचानक रुद्र के ऊपर गिरा और किसी धुएं के बादल की तरह हौले से छट सा गया। इसके साथ ही एक झटके से रुद्र उठ बैठा। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने आंखें मलते हुए उठकर किसी तरह लालटेन जलाया और लालटेन की हल्की रोशनी में अपनी छोटी सी झोपड़ी को ऐसे टटोलने लगा जैसे कि हर कोना एक अलग अलग कमरा हो और वो इस कोशिश में है कि शायद किसी कमरे से कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद वो झोपड़ी के बाहर आया और दूर दूर तक फैले आसमानी काजल में फैले चमकते सितारों की ओर बड़ी ही अनजान नजरों से घूरता हुआ वापस झोपड़ी में आकर लालटेन बुझाकर सो गया। अगली सुबह उसकी आंख तड़के नहीं खुली। कोई 8 बजे के करीब जब सूरज की जवान सी किरण ने उसके चेहरे पर अठलेखी की तो रुद्र उठ बैठा। आज तो चौधरी साहब जिंदा जला देंगे। 5 बजे काम शुरू करना था पर यह बेवक्त का साला सपना बिन बात मेरी नींद खराब कर गया। ऐसा सोचते हुए वो बिना कुल्ला किए ही धोती गमछा संभालता हुआ खेतों के बीच दौड़ लिया। देखा तो सामने से चौधरी का भन्नाया हुआ मुंह लगा नौकर दुल्ला लंबा सा डंडा लिए फाड़ खाने वाली नजरों और चीते सी चाल की तेजी से उसी की झोपड़ी की ओर दनदनाता हुआ चला आ रहा था। रुद्र को सामने देखते ही उसने डंडा हवा में उठाया और बोला, आओ मालिक, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। ये क्या कह रहे हो दुल्ला भैया, मालिक तो आप हो, हम तो नौकर हैं आपके भैया। हाँ, तुम नौकर हो, इसीलिए तुम्हारे मखमली बिस्तर से जगाने को हमें आना पड़ा है। क्या खा के सोए थे कि समय पर नहीं पहुंच पाए? कुछ भी तो नहीं भैया, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आंख खुली ही नहीं। अब चलो जल्दी, बकर मत करो, चलकर काम संभालो। जी भैया। और रुद्र फटाफट काम पर लग गया। पर रात को लहराकर गिरा काला आंचल अभी भी उसके ख्यालों में फैला हुआ था। अभी दुल्ले के वहां होने से काम में दिल और दिमाग लगा देने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था।
उधर सूरज का ताप बढ़ता देख दुल्ले ने भी एक नीम के पेड़ की छांव पकड़ ली थी। बीड़ी, सिगरेट, हुक्के से जाने किसी के दिल को क्या ठंडक मिलती होगी। इतनी तपिश में भी दुल्ले ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी सुलगाकर चिमनी बन गया था। 2 घंटे बाद जब ताप और बढ़ गया तो उसने रुद्र को भागकर पानी लाने को कहा। पानी का जुगाड़ कर रुद्र दुल्ले के पास पहुंचा। पेड़ की छांव के नीचे रुद्र को भी थोड़ी ठंडक महसूस हुई तो दुल्ले की इजाजत से वो भी 2 मिनट सांस लेने को बैठ गया था। दुल्ला भैया, चौधरी साहब की जमीनें तो सोना उगल रही हैं। दुल्ले ने पानी का घूंट भरा और बोला, सोना तो सुनार की भट्टी में ही पिघले रुद्रा, और ये भट्टी में हमारी तुम्हारी जानों के साथ साथ क्या क्या भस्म हुए ये तो बहुत कम लोग ही जाने भाई। पानी की ठंडक और पेड़ की छांव ने दुल्ले का दिमाग काफी ठंडा कर दिया था। शायद तभी तो जुबान की गर्मी नरमी में बदल गई थी। ऐसा क्या दुल्ला भैया, जमीन पर तो सभी को जान लगानी पड़े है। जान लगाने और जान देने में फर्क होता है रुद्र। मतलब भैया? राज की बात है रुद्रा, तू अपनी जुबान बंद रखे तो बताऊं। मैं अकेली जान किससे बात करूंगा भैया? अपनी मरी मां की तस्वीर से भी कहूंगा तो वो किसको बताएगी? मुझसे तो आज तक कुछ बोली नहीं। बरसों हो गए मुझे उनसे बात करते करते, पर आज तक तो कोई जवाब नहीं आया। दुल्ला को रुद्रा की बात ठीक ही लगी थी। वहां तो रात में इतना अंधेरा होता था कि अपना साया तक दिखाई नहीं देता था। ये राज शायद दुल्ले की छाती पर भी बोझ ही था। रुद्रा, ये जमीनें चौधरी की नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? हाँ भाई, पुश्तों से चौधरी की ये जमीनें किसी और के पास गिरवी पड़ी हैं। पर चौधरी साहब पे तो पैसे की कोई कमी मालूम नहीं होती। भाई, बात पैसे की नहीं, जमीन की है। ऊपर वाला सब कुछ और बना सकता है, बस जमीन ही और नहीं बना सकता। कई साल पहले चौधरी यहां नंगा ही आया था, पेट में दाना तक नहीं था। एक शाम बेहोश होकर यहीं कहीं गिर पड़ा। काफी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। देर रात उसे महसूस हुआ जैसे कोई काली सी लड़की उसके पास आई, और कुछ देर बाद एक काला सा दुपट्टा कहीं से तैरता हुआ उस पर आ गिरा और फिर कहीं धुएं की तरह गायब हो गया। जब तक चौधरी उठा तब तक वहां कोई नहीं था। उसके बाद ऐसा हर रात होने लगा। चौधरी पे दाने नहीं थे और ना ही ठिकाना, तो कभी यहां पड़ा रहता तो कभी वहां पड़ा रहता। इसके बाद जब चौधरी के मन की परेशानी काफी बढ़ गई तो उसे नींद लगती ही नहीं थी। उसे लगता जैसे वो अभी सोएगा और वो लड़की आएगी, उस पर उसका दुपट्टा गिरेगा और वो गायब हो जाएगी। उसे लगता कि वो जागता रहेगा तो हो सकता है गहरी रात में वो उसे इन्हीं आंखों से देख पाए, उस लड़की से बात कर पाए। ऐसे कई महीनों तक वो ठीक से नहीं सोया था। रात में उस लड़की की तलाश और दिन में काम धंधे की। फिर जब महीनों ऐसे रहने के बाद उसने नींद लेना लगभग छोड़ दी थी, यहीं इसी जमीन पर किसी पेड़ के नीचे लेटा ही था कि अचानक उसे यहां हल चलने की आवाज आई। उस समय ये बंजर जमीन हुआ करती थी। ढोर, डंगरों और कूड़े के अलावा यहां ज्यादा कुछ नहीं होता था। कोई जानता भी नहीं था कि पट्टे पर ये किसके नाम चढ़ी है। लोग दबी आवाज में बताते थे कि आज तक जिसने भी उस जमीन का कोई टुकड़ा कब्जाने की कोशिश की, उसके साथ कोई ना कोई बड़ा हादसा हो गुजरता था। चौधरी लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था। कोई भी लड़की उसके साथ जीवन बिताने को अपना सौभाग्य समझती। हल चलाने की आवाज ने चौधरी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, पर इतने अंधेरे में उस बंजर जमीन पर भी ठीक से उसे दिख नहीं रहा था। और इस बंजर जमीन पर आखिर कौन हल चला रहा था? धीरे धीरे वो आवाज उसके पास आती चली गई, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौधरी पागलों की तरह यहां वहां टटोलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके आसपास ही गोल गोल चक्कर लगा रहा है। छम छम पायलों की आवाज
चलते चलते उसके आस पास घेरा बना रही थी। लगभग सुन्न सा पड़ चुका चौधरी ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि भाग जाए या वहीं जमा रहे। तभी उसके कानों में धीरे से किसी लड़की की आवाज गूंजी। तेरे ख्याल में रुकी थमी सी, आज खड़ी तेरे सामने। रात और दिन मिले जहां, बस उन्हीं पलों को थामने। आज चौधरी बताता है कि वाकई उस समय रात और दिन के मिलने का समय था। कोई 3 पौने 3 की बात रही होगी शायद कि तभी धीरे धीरे उसके सामने एक लड़की की हल्की सी छाया महसूस हुई और छूटते ही बोली, मुझसे शादी कर ले चौधरी, तुझ पर मेरा दिल आ गया है। कौन है? चौधरी घबराहट में हकला सा गया था। जवाब में वो लड़की पूरी तरीके से उसके सामने आ गई। उसके कण कण से ऐसी जवानी फूट रही थी कि चौधरी बताता है इतनी सुंदर लड़की उसने अपनी जिंदगी तो क्या अपने ख्यालों में भी कभी नहीं देखी थी। उसे देखते ही महीनों से भटकते चौधरी में नई जान आ गई थी। इन जमीनों के दूसरे छोर पर एक पुरानी हवेली है। चौधरी कहता है उसी रात वो इसी जमीन से छम छम करती उसे अपने साथ ले गई और उस अंधेरी हवेली में उन दोनों का ब्याह हो गया था। इसके बाद से ही वहां की बंजर जमीन में अंकुर फूटा और ये खेती लहलहाने लगी। पर जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी चौधरी को औलाद का सुख नहीं मिला। कहने को तो उस औरत ने 5-6 बच्चे जने और रुद्र, तू मानेगा नहीं, पैदा होते ही उन्हें खुद ही चबा गई। चौधरी को मिली भी तो बस उन नवजातों की हड्डियां। वो कहता है कि वो बला शादी करती ही इसलिए है क्योंकि उसे अपनी जात के नवजात बच्चे खाने का शौक है। इसी के बल पर उसकी ताकत और खूबसूरती जिंदा है। इसीलिए वो हर 20-25 साल बाद एक बांका मर्द ढूंढती है और उसे औलाद के अलावा जिंदगी के सारे सुख देती है। बड़ा ही क्रूर तरीका है उसका जवान लड़कों की जिंदगी से खेलने का। इस बात को गांव के लोग नहीं जानते क्योंकि इस राज को खोलने से मौत पक्की है। तो मुझे ये राज क्यों बता रहे हो दुल्ला भैया? उसके इस जवाब में दुल्ला जोर जोर से हंसने लगा। और अचानक उसकी मर्दाना हंसी जनाना हंसी में बदल गई और सुनाई दिया, चौधरी के दिन खत्म रे, आज रात मैं आऊंगी तुझे लेने। आज रात हमारी शादी है। और इसके साथ ही दुल्ला रुद्र के सामने से एकदम गायब हो गया। कांपता हुआ रुद्र वहीं जम गया। रात को कांपते कदमों से रुद्र ने अपनी झोंपड़ी में कदम रखा, पर लालटेन जलाते ही वो लालटेन हवा में उठी और झोंपड़ी के बाहर तैरती हुई निकल आई। बौराया सा रुद्र उसका पीछा तब तक करता रहा जब तक उस जमीन के दूसरे छोर पर बनी हवेली का दरवाजा न आ पहुंचा। उस हवेली के दरवाजे पर एक सुंदर काली दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी, पर ये आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन थी।